हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 24 नंबर का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 33 तक सॉल्व कर लिए पूरे जो फुल जीएस टेस्ट हैं विजन के, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारे वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाए, जिसको एक नज़र आप लोग देख लेना, ठीक है। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी उसको रख सकते हैं। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के नाम से जानी जाती है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह प्रत्यक्षकारी रूप से गैर सांप्रदायिक थी, जिसके अधिकारियों और सिपाहियों में मुसलमानों की भी प्रमुखता थी। सेकेंड है, इसके अंतिम लक्ष्य का अभियान दिल्ली चलो के माध्यम से चलाया गया था। थर्ड है कि जहां कांग्रेस आईएनए अधिकारियों पर मुकदमों का विरोध किया गया, वहीं मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे का समर्थन किया। तो ये थर्ड हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, ना कि विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि जो ये मुकदमा चलाया जा रहा था उसके विरुद्ध एक वकीलों की टीम निकाली थी, ठीक है, ताकि उनको बचाया जा सके, और उनको बचाया भी गया था। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि इसमें जो है आपको हिंदू मुस्लिम सिपाही देखने को मिले थे। इसके साथ साथ जो है एक महिलाओं की भी टुकड़ी देखने को मिली थी, जिसका जो है झांसी की रानी ब्रिगेड नाम दिया गया था। और ये दिल्ली चलो का माध्यम से चलाया, अंतिम लक्ष्य के माध्यम से चलाया गया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि जीन साइलेंसिंग सक्रिय जीनों को निष्क्रिय करने के लिए डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को संदर्भित करती है। सेकेंड है, जीन साइलेंसिंग केवल आरएनए इंटरफेरेंस द्वारा की जा सकती है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जो जो ये आपको फर्स्ट में कहा गया है कि अनुक्रम में परिवर्तन किया जाता है, तो नहीं, इसमें क्या होता है कि जो इसके प्रोटीन होता है उसको या तो प्रोटीन को का उत्पादन बंद कर दिया जाता है जो जीन होता है, या उसे कम कर दिया जाता है। तो इसमें जो है अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सब फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड है कि ये इंटरफेरेंस की जो ये मतलब कहा गया है कि जीन साइलेंसिंग केवल आरएनए इंटरफेरेंस से किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसकी दो विधियाँ होती हैं, एक तो आपको आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, सेकेंड है आपकी आरएनए एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 53। इसमें कहा गया कि प्रसिद्ध भवन कृष्ण मंडप, जिसे गोवर्धनधारी नामक एक भव्य फलक के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने गांव के लोगों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए पौराणिक गोवर्धन पहाड़ी को उठाए हुए चित्रित किया गया है, का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है, कि किसने ये मतलब चित्र बनाए थे। तो फर्स्ट है पल्लव, सेकेंड है राष्ट्रकूट, थर्ड है पाल, और चालुक्य डी ऑप्शन है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है। जो ये पल्लव थे, पल्लव ने ही ये इसको चित्रित करवाया था, क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा 6 से 9वीं शताब्दी में ये पल्लव जो थे, इनकी जो राजधानी थी कांचीपुरम में थी, ठीक है। वहीं पे इनका जो आपको देखने को मिलेगा कांचीपुरम के पास ही एक जो ये महाबलीपुरम के जो पत्थर के गुहा मंदिर है, वहीं पे ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ब्लैक कार्बन अल्पकालिक होता है, ठीक है, कि ब्लैक कार्बन अल्पकालिक होता है और कुछ सप्ताहों तक मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक बना रहता है। सेकेंड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। थर्ड है कि यह हिमटोपियों का अल्बीडो बढ़ाकर उन्हें तेजी से पिघलाता है। तो देखो ये थर्ड वाला इसमें गलत है, क्योंकि देखो ये जो है हिमटोपियों को जो है अल्बीडो को बढ़ाता नहीं, ये कम कर देता है, क्योंकि ये कुछ सप्ताह तक तो जो वायुमंडल में बना रहता है, और उसके बाद ये हिमपात या वर्षा के बाद ये नीचे आ जाता है, तो ये हिम टोपियों पर जमा होकर उसकी जो परत को ब्लैक कर देता है। तो ये ब्लैक जो होता है, जो ब्लैक कलर जो हमारा होता है, वो अच्छा अवशोषक होता है ऊर्जा का, ठीक है। तो वो मतलब सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे तेजी से बर्फ पिघलता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये ग्लोबल वार्मिंग का सेकेंड है ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं इसके। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिथियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, चीन विश्व में अग्रणी लिथियम उत्पादक देश है। सेकेंड है, वर्तमान में भारत में लिथियम का आधिकारिक उत्पादन नहीं होता है और वह पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि जो लिथियम के भंडार जो है, लिथियम का उत्पादन अभी तक वर्तमान में हमको देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन भविष्य में शायद मिले, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कहा गया है कि जो ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ये थोड़ा बहुत इसका बेंगलोर के पास इसका भंडार देखा गया है, ठीक है। तो अभी तक उत्पादन नहीं होता, लेकिन भविष्य में हो सकता है। और ये चीन इसमें अग्रणी उत्पादक देश नहीं है,
इसमें ये ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा जो है सबसे उत्पादक है, और सेकेंड उत्पादक की बात करें तो चिली है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड तो गलत हो, मतलब सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 55 के बाद आपका है 56। इसमें कहा गया है कि जनहित याचिका यानी पीआईएल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि जनहित याचिका एकल रूप में निजी व्यक्तियों के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। सेकेंड है केवल जिन व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वे ही पीआईएल दायर करने के पात्र हैं। थर्ड है कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। तो जो ये पीआईएल के बारे में बात करता है, तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा यानी फर्स्ट यानी जिसको मतलब ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं यानी जो जैसे जो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं उनके अंतर्गत ये पीआईएल जारी की जा सकती है। ठीक है, और जो ये आपको देखने को मिलेगा जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, क्योंकि जो ये आपको उच्चतम न्यायालय में 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। लेकिन ये जो सेकेंड में कहा गया है कि जिन अधिकारों में जिसका उल्लंघन हुआ है वही, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी जो आपको देखने को मिलेगा जो व्यक्ति होता है जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोकहित के रूप में कार्य करता है, वो कोई भी नागरिक हो सकता है, कोई भी संस्थान हो सकता है और कोई भी समूह हो सकता है, ये जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला गलत हो जाता है और फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाते, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य मंत्रणा समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक कार्य मंत्रणा समिति है, और सेकेंड है कि यह लोकसभा और राज्यसभा जैसा भी संदर्भ हो में प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों में संशोधन और परिवर्धन की अनुशंसा करती है। तो देखो ये जो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो इसमें गलत है, क्योंकि ये जो कार्य मंत्रणा जो ये समिति होती है जो कार्य प्रक्रिया संचालन विषयक, इसको जो है संसद से मतलब सदन से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मतलब तभी इसका संचालन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हमारा गलत हो गया। फर्स्ट सही है कि प्रत्येक मतलब लोकसभा के लिए एक कार्य मंत्रणा समिति होती है और राज्यसभा के लिए अलग होती है। ठीक है, और जो राज्यसभा के लिए होती है उसमें 11 सदस्य होते हैं इसमें, और लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष उसके जो है स्पीकर्स होते हैं। तो हमारा ये जो आपको सही हो गया मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये मतलब फर्स्ट इसका सही हो गया और सेकंड गलत है। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा दयानंद सरस्वती के आदर्शों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है उन्होंने वैदिक समाज में यथा प्रचलित बहुदेववाद और ब्राह्मण पुजारियों के वर्चस्व वाले कर्मकांडी धर्म का समर्थन किया था, और सेकंड है उन्होंने नियति के सिद्धांत अर्थात भाग्य में विश्वास का विरोध किया था, और वह जातिगत कठोरता के विरुद्ध थे, किंतु उन्होंने चतुष्णीय सामाजिक प्रणाली का समर्थन किया था। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये सेकेंड और थर्ड सही है, क्योंकि जो उन्होंने जो है नियति के सिद्धांत का जो सिद्धांत में विश्व का विरोध किया था। ठीक है, नियति के जो भाग्य के सिद्धांत के बारे में बात करता था इसका विरोध किया था, और वह जातिगत कठोरता के विरुद्ध थे, किंतु उन्होंने चतुष्वर्ण सामाजिक प्रणाली का जो है समर्थन किया था जो वेदों में दी गई है। ठीक है, तो ये सेकेंड और थर्ड तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, इसमें समर्थन नहीं किया था उन्होंने। जो वैदिक समाज में प्रचलित बहुदेववाद और ब्राह्मण पुजारियों का जो वर्चस्व था, जो कर्मकांडी धर्म का समर्थन करते थे, तो इनका इन्होंने घोर विरोध किया है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो देखने को मिलेगा इसमें नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि भारत में विभिन्न राज्यों की प्रविष्टियों के साथ एक केंद्रीय ओबीसी सूची है, और सेकेंड है कि अभी तक भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी राज्य सूची में ओबीसी को उप वर्गीकृत नहीं किया गया है। थर्ड है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांच करने हेतु नियुक्त मंडल आयोग को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। तो देखो थर्ड तो सही है, इसी के अंतर्गत देखो 340 के अंतर्गत मंडल आयोग आया था जो आपको देखने को मिला था 1980 में, और उसके साथ साथ आपको जो काका कालेकर जो प्रथम जो इसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए आयोग था वो काका कालेकर था 1953 में, और जो रोहिणी आयोग अभी 2017 में बनाया गया था वो इसी के मतलब पिछड़े आयोगों के लिए की जांच के लिए ही बनाया गया था। तो ये तो हमारा सही है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि भारत में विभिन्न राज्यों की प्रविष्टियों के साथ एक केंद्रीय ओबीसी सूची है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये जो कहा गया है सेकेंड में कि अभी तक किसी राज्य में उपवर्गीकृत नहीं किया गया है ओबीसी को, तो ये गलत है, क्योंकि अभी तक 11 राज्यों में किया जा चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
और ये ऐसे जो राज्य है इन्होंने उपवर्गीकृत कर दिया है ओबीसी को, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित वस्तुओं में से भारत किसका और किनका सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बताना है। तो निर्यातक के बारे में फर्स्ट है कि चाय, सेकेंड है चीनी और जूट है, उसके बाद चावल है। तो देखो इसमें जो है निर्यातक की बात करें सबसे बड़ा, तो हमारा ये चावल में सबसे बड़ा निर्यातक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। और किसी में हमारा देश निर्यातक नहीं है, क्योंकि चाय के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा चाय का निर्यातक और उत्पादक दोनों चाइना है, ठीक है। और चीन के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्शन में तो इंडिया है सबसे ज़्यादा, इस समय जो है ब्राज़ील को इसने पछाड़ दिया है। और उसके बाद ये चीन प्रोडक्शन में तो है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ इंडिया उपभोक्ता भी है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि चीन का जो निर्यातक की बात करें तो ये ब्राज़ील है। और जूट के बारे में तो ये भी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इंडिया। लेकिन जो निर्यातक की बात करें तो ये बांग्लादेश है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा फोर्थ जो है डी ऑप्शन सही है केवल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। तो फर्स्ट है गुफा दी गई हुई हैं और राज्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि टाबो तो जम्मू कश्मीर में, एकल एडकल गुफा केरल में, वाराह तमिलनाडु में। तो जो ये दी गई हैं, तो देखो सेकेंड और थर्ड में, तो देखो वाराह गुफा ये आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम में वहाँ पे, और एडकल ये केरल में देखने को मिलेगी गुफा। लेकिन टाबो की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो वहाँ का एक जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी है, उसी के जो टाबो मठ है उसी के ठीक ऊपर ये देखने को मिलती है। तो ये हमारा गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक या के प्रतिबंधक या कारक हैं, यानी मतलब जो प्राथमिक उत्पादक है उसको जो है प्रतिबंधित कौन करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो सही बताना है। तो फर्स्ट है, तो इसमें देखो ये तीनों सही स्टेटमेंट हैं, क्योंकि ये हमारा बी सही हो जाता है। क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्या मतलब जो शुरुआती होते हैं जिनसे हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो जैसे पौधे होते हैं, ठीक है। तो जल में प्लैंकटन होते हैं, पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, नीलहरी शैवाल। तो उनके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब मतलब चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सारे अगर इनको हम रोक दें तो वो विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि यह एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसमें समझौता न्यायालय से बाहर किया जाता है। विवाद एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा निपटाया जाता है। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है, क्योंकि अपना विवाद सुलझाने की विधि के रूप में उसे चुनना पक्षकारों के पारस्परिक विवेक पर निर्भर है। साथ ही प्रस्ताव पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं है, वे तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव का पालन करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इन किसके बारे में, किस वैकल्पिक विवाद समाधान के तंत्र के बारे में कहा गया है। तो ये देखो ये बी ऑप्शन सही है, ये सुलह के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा सी गोपालाचारी को लिखी गई निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। तो पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं किसके बारे में कहा गया है। तो इसमें है, मेरे मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ हुआ वह हेतु के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं जानता हूँ कि यह एक कड़वी गोली है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। यह हमारे शरीर के सभी परजीवियों को बाहर निकाल देगी। हम जिन गलत कामों को करने के लिए बाध्य हुए हैं, उनसे हम बचने में सक्षम होंगे। तो ये किसके बारे में कहा गया है, कि कौन सी घटना के बारे में ये कहा गया था। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो कांग्रेस के मंत्रालयों का त्यागपत्र जो दिया था, जो 1929 में जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी, उसकी घोषणा जो है अंग्रेजों ने बिना इंडियन लोगों से पूछे हुए कर दी थी कि इंडिया भी मतलब शामिल है सेकेंड वर्ल्ड वार में। इसीलिए उन्होंने मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया था सभी लोगों ने, ठीक है। इसी के बारे में ये कहा गया था, उसी समय गांधी जी ने कहा था 1939 में। नेक्स्ट है हमारा 65। इसमें कहा गया है कि वैशेषिक दर्शन संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कणाद कश्यप इस दर्शन संप्रदाय के संस्थापक हैं। सेकंड है, यह वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आत्मा, काल को शाश्वत बनाता है। थर्ड है, इसे परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था, मतलब इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो वैशेषिक दर्शन है ये
एक प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जो प्रकृतिवादी दर्शन है। देखो इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आत्मा ये सब शामिल हैं, ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक संगीत दिए गए हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं कि कौन सा लोकगीत कहाँ का है। तो फर्स्ट है कि लोटिया, लोटिया गुजरात का, बुर्रा कथा तो छत्तीसगढ़, टप्पा पंजाब। तो देखो ये टप्पा तो पंजाब का, ये तो हमारा सुमेलित है। ठीक है, लेकिन जो ये लोटिया की बात करेंगे तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये बुर्रा कथा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में, आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लोक संगीत है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड वाला हमारा सुमेलित है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये पंजाब का है टप्पा। नेक्स्ट है 67, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विभाग दिए गए हुए हैं और संबद्ध मंत्रालय दिए हुए हैं। तो भूमि संसाधन विभाग तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। सेकेंड है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। थर्ड है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी DRDO, तो ये जो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये गलत हैं, ये तीनों के तीनों गलत हैं। क्योंकि जो आपको ये रक्षा अनुसंधान एवं विभाग मंत्रालय की बात करें तो ये आपको डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और ये जो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण की बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसको आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ये भूमि संसाधन विभाग की बात करें तो ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, कोई भी सही नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट है कि हमारा 68 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली ई अपशिष्ट क्लिनिक स्थापित की है। तो भोपाल मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड बी है कि इंदौर मध्य प्रदेश, और सी है कि बेंगलोर कर्नाटक, डी है नई दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ये भोपाल मध्य प्रदेश है, इसी में जो भोपाल की नगर निगम के साथ मिलकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रथम मतलब ई अपशिष्ट क्लिनिक स्थापित की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्तुकला की द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मंडप का निर्माण गर्भगृह के ऊपर किया जाता है। सेकंड है उत्सुक प्रवेश द्वारों को विमान कहा जाता है। और थर्ड है कि सामने की ओर बने खंबे हाल को गोपुरम कहा जाता है। तो देखो ये जो सामने की ओर जो थर्ड में कहा गया कि खंबे के हाल को इसे गोपुरम नहीं, इसे मंडप कहा जाता है। ठीक है, और ये जो उत्सुक प्रवेश द्वारों के बारे में कहा गया है तो इसको गोपुरम कहा जाता है, ना कि विमान। ठीक है, और जो ये होता है जो गर्भगृह के ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा ये विमान का निर्माण होता है, ना कि मंडप का। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे, तो डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश रुपए के मूल्य वर्ग में नहीं होते हैं। तो रुपए के मूल्य वर्ग में होते हैं ये बताना है। तो फर्स्ट है कि सरकारी राजकोष बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों में प्रवेश, राजकोष कहा गया है कि सरकारी राजकोष बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII निवेश, और सेकंड कहा गया है कि कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में FII निवेश मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, और थर्ड है सभी प्रकार के NRI जमाएं। तो ये देखो थर्ड इसमें गलत है क्योंकि ये जो मुद्रा मूल्य वर्ग में नहीं आती हैं जो सभी प्रकार की जो ये होती हैं NRI की जमाएं, क्योंकि जो NRI की जो विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें जो है मुद्रा ऋण के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कहा गया कि एलिलोपैथी यानी युग्म विकल्पी अपकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे ऐसे रसायन उत्सर्जित करते हैं जिनमें या तो वे अन्य पौधों को बाधित कर सकते हैं या लाभान्वित कर सकते हैं। सेकेंड है सभी पौधों में एलिलोपैथी की प्रकृति होती है। तो ये देखो सेकेंड गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी पौधों में एलिलोपैथी की मतलब प्रकृति हो। तो ये कुछ ही प्रकार के पौधे होते हैं, कुछ मतलब सब में तो नहीं होती, कुछ में होती हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये लेंटाना प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और पार्थेनियम जो होते हैं, ठीक है, ये लोग जो है एलिलोपैथी के प्रकृति के होते हैं। और ये फर्स्ट वाला सही है क्योंकि ये एक जैव रसायन छोड़ते हैं जो या तो पौधों को लाभ पहुंचा सकता है या हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक रक्त स्राव विकार है जिसमें रक्त में स्कंदन कारक अपर्याप्त होता है और यह आनुवांशिक रूप से संचारित नहीं हो सकता। तो ये गलत है, ये आनुवांशिक रूप से संचारित होता है, यानी ये पिता में है तो बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है,
तो ये हमारा अनुवांशिक रूप से चला आ रहा होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। यह एक रक्त विकार होता है जिसमें रक्त स्कंदन कारक अपर्याप्त होता है, मतलब जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो ये ब्लड बहने लगता है, तो उसका थक्का नहीं बनता, वो लगातार बहता रहता है जब तक उसका रक्त स्कंदन इंजेक्शन ना दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कमी होती है रक्त स्कंदन की, जैसे मतलब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ब्लड हमारा बहने लगता है, उसकी वजह से थक्का नहीं बनता, लेकिन ये अनुवांशिक विकार होता है तो ऐसे ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, इसका केवल एक, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है कि भारी बाढ़ के बाद भारत में एक राज्य सरकार राज्य की स्वामित्व वाली एक इकाई के माध्यम से एक प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस रीति से राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ा सकती है? तो फर्स्ट है, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से वह इकाई सीधे विश्व बैंक से उधार ले सकती है। सेकेंड है, जीएसटी परिषद की पूर्व स्वीकृति से राज्य सरकार जीएसटी पर उपकर लगा सकती है। और थर्ड है, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से राज्य सरकार राजकोष बिल जारी कर सकती है। तो ये थर्ड गलत है, ये राजकोष बिल जारी नहीं कर सकती है राज्य सरकार, ये इसका मतलब अंतिम उत्पाद नहीं है। ये क्या करती है, राज्य सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है कि बंधन पत्र या दिनांकित प्रतिभूतियां जो है जारी कर सकती है स्टेट डेवलपमेंट लोन के रूप में, ठीक है। और ये केंद्र सरकार केवल राजकोषीय बिल जारी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड और फर्स्ट सही है। और ये जो जीएसटी उपकर का प्रथम राज्य जो है, ये आपदा से जो जूझ रहा था, जो वहाँ आपदा आई हुई थी जो आपको देखने को मिली थी, तो उसके द्वारा जो है केरल जो पहला राज्य बना है जीएसटी उपकर जारी करने वाला। तो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 74 क्वेश्चन नंबर पे इस पे कहा गया कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यानी त्वरित कार्रवाई मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए के बारे में बात करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो आरबीआई द्वारा यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने वाले बैंकों को अनुशासित करने के लिए आरंभित करता है। सेकेंड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नाबार्ड द्वारा निर्धारित ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो ये सेकेंड तो सही है, क्योंकि जो ये नाबार्ड द्वारा जो निर्धारित ढांचा होता है उसी के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। और ये आपको जो ये इसके अंतर्गत नहीं आता, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, ये इसके अंतर्गत ये प्राथमिक उधार के लिए ये लक्ष्य नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि ये क्या होता है, जो एनपीए से जूझ रहे हैं जो बैंक, ठीक है, एनपीए से जो जूझ रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, तो उसी को के लिए ये मतलब लाया जाता है ताकि उनकी नॉन परफॉर्मेंस एसेट को कम किया जाए और उनका कुशल प्रशासन कुशल पूर्वक बनाया जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे पहले घटित हुई है? तो फर्स्ट है, भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सेकेंड है कि बी ऑप्शन, केंद्र स्तर पर पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। और सी है, एक विषय के रूप में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और डी ऑप्शन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा शिक्षा का अधिकार जो था उसे जो है 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसके अंतर्गत इसे हटाया गया था, इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इसके साथ साथ और जो है 4 पॉइंट जैसे शिक्षा, ठीक है, वन और बांट और माप, न्याय प्रशासन और वन्य जीव और पक्षियों का जो संरक्षण था, इन 5 टॉपिकों को इनमें जोड़ दिया गया था समवर्ती सूची में। तो ये सबसे पहला हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किन तकनीकों में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है? तो फर्स्ट है ब्लूटूथ, सेकेंड है वाईफाई और जीपीएस, थर्ड है और फोर्थ है रेडियोग्राफी। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई जीपीएस में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, लेकिन जो रेडियोग्राफी है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों का प्रयोग मतलब वेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा गया कि भारत के खरीद प्रबंधक सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और सेकेंड है, यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। तो देखो जो ये कहा गया है तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। लेकिन ये रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा मतलब आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, ये एक जापानी फर्म है निक्केई, इसके द्वारा जारी किया जा सकता है। लेकिन इसका जो आपको देखने को मिलेगा, इसका निर्माण और आकलन जो है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विद्रोह में संपूर्ण भारत के सिपाहियों ने भाग लिया था। सेकेंड है विद्रोहियों के पास सुसंगत विचारधारा और भविष्य समाज में संबंधित एक दृष्टिकोण था। और थर्ड है राष्ट्रवाद की भावना इन विद्रोह में सिपाहियों की प्रेरक शक्ति थी। तो ये गलत है, कोई राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में नहीं थी। ये लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, कोई दिल्ली के लिए लड़ रहा था, कोई झांसी के लिए, कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था। तो ये जो है राष्ट्रवाद की इसमें कोई भावना नहीं थी। और ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो है सुसंगत कोई विचारधारा इन लोगों की नहीं थी। ऐसे ही ये लोग मतलब कर रहे थे, इनके मतों में मतलब विचारधारा में विभिन्नता थी, सब अपने अपने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। और इनका भविष्य का भी कोई दृष्टिकोण नहीं था, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये संपूर्ण भारत के सिपाहियों द्वारा नहीं भाग लिया गया था, क्योंकि इसमें ये उत्तर भारत में ज़्यादा था, दिल्ली मेरठ और इधर ज़्यादा था, कानपुर लखनऊ और आपको देखने को मिलेगा फैज़ाबाद इलाहाबाद। लेकिन ये साउथ इंडिया में इसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ा था। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत है और सही नहीं पूछा गया है, तो तीनों सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि हाल ही में रीस्किलिंग रिवोल्यूशन पहल सुर्खियों में थी। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा मतलब किसने इस पहल को आरंभ किया था। तो फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, बी ऑप्शन है कि विश्व आर्थिक मंच, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी है विश्व बैंक। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो विश्व आर्थिक मंच है इसी के द्वारा ये चालू किया गया था। तो ये हमारा तो सही हो जाता है। और इसका उद्देश्य था कि मतलब आपको जो इसका एम था 2030 तक 1 अरब लोगों को, मतलब 1 अरब लोगों का बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए ये पहल चलाई गई थी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 80 क्वेश्चन नंबर, इसमें न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मैट उन कंपनियों को लक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया था जो भारी लाभ अर्जित करती हैं लेकिन शून्य या न्यूनतम कर भुगतान करती थी। मतलब भारी लाभ अर्जित करती हैं लेकिन न्यूनतम या शून्य कर जो है भुगतान करती थी, उनके लिए ये आया गया था क्या। सेकेंड है कि यह आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आरंभ किया गया था। और थर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और विदेशी कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर लागू था। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनके सही हैं और इसका यही मतलब उद्देश्य था कि जो मतलब लाभ तो ज़्यादा देती हैं लेकिन जो बहुत कम मात्रा में टैक्स अदा करती हैं, तो इसके अंतर्गत ये रखा गया था इन कंपनियों को। और इसमें जो ये टैक्स है वर्तमान में ये 15% इसका टैक्स पड़ता है। और इसमें एक मानक रखा गया था कि जिनका बिना छूट के कारपोरेट टैक्स जो की दर जो है अगर 22% से 22% है, ठीक है, तो उनको इससे छूट प्रदान की जाएगी। तो ये भी इसका एक मतलब वो था। तो हमारा इसमें सही हो जाता है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुद्रा जमा अनुपात यानी CDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो ये विशुद्ध रूप से एक व्यवहारिक मापदंड है जो वे में सामाजिक प्रतिरूप पर निर्भर हो सकता है। सेकंड है कि मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से मुद्रा गुणक में कमी आती है। थर्ड है कि जमा दरों में वृद्धि से सामान्यतः मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होती है। तो देखो ये ये वृद्धि नहीं होती है, जो सामान्य दरों में वृद्धि, तो सामान्यतः मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि नहीं है, कमी आती है। हाँ, लेकिन मुद्रा गुणक में जरूर वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकेंड इसके सही हैं, क्योंकि मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि और गुणक में कमी आती है। तो देखो गुणक में भी जो वृद्धि आती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नहीं, फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि व्यवहारिक जो मापदंड कहा गया है कि ये व्यावसायिक रूप पर निर्भर कर सकता है, तो ये भी हमारा इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से व्यवहारिक मापदंड जो सामयिक प्रतिरूप हो सकता है, तो इसमें जो कहा गया है तो ये भी हमारा गलत है। ये डी ऑप्शन इसमें है, इसमें करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये इसमें बी ऑप्शन दे रखा है तो वो गलत है। ये जो है गुणक में कमी आती है ना कि वृद्धि होती है, ना कि कमी आती है ना कि वृद्धि होती है, और ये भी कमी आती है, तो इसका उल्टा मतलब अपोजिट दे दिया गया है ये। तो ये हमारे गलत हैं और ये भी हमारा गलत होता है, ठीक है, ये इस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शक्ति में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। तो फर्स्ट है कि संसद और राष्ट्रपति में, और बी है कि दोनों मामलों में संसद में, और जो सी ऑप्शन है कि दोनों मामलों में राष्ट्रपति, और डी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो देखो ये आपको ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायालयों की वृद्धि की जाती है वो संसद के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगी राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की
नियुक्ति और उसके न्यायाधीशों की मतलब वृद्धि या कमी जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट जो है मतलब ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 83, इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल यानी UNEFI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुसरण में आरंभ की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मध्य एक साझेदारी है। सेकेंड है यह जलवायु परिवर्तन पर प्रेरित समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र से वित्त प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समय ही बनाया गया था, उसके लिए जो है साझेदारी के लिए, वित्तीय क्षेत्र की साझेदारी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो ये सतत विकास का लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है 2015 से 30 वाला, ठीक है, उसी को पूरा करने के लिए ये मतलब चलाए जा रही हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। नेक्स्ट है कि निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन और विपणन सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका उद्देश्य कृषि उपज के विपणन और माल है तो घरेलू ढुलाई के घटक के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सेकेंड है कि ये TMA जो योजना है, जो ये मतलब परिवहन और विपणन सहायता, ये योजना के तहत सहायता प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के माध्यम से नगद में प्राप्त की जाती है। थर्ड है इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो देखो ये जो कहा गया है तो ये तो हमारा गलत है, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। और ये घरेलू के नहीं, ये विदेशों में जो है हम निर्यात करते हैं, जिस निर्यात करने के लिए जो माल जो विपणन और माल का जो निर्यात करते हैं उसके लिए सहायता प्रदान की जाती है। और सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं इसके। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 85, तो इसमें कहा गया कि प्राकृतिक संसाधन लेखांकन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भौतिक स्टॉक के साथ प्राकृतिक संसाधनों के मौद्रिक मूल्यों का वितरण रखने के लिए लेखांकन सिद्धांत है। सेकेंड है भारतीय वन सर्वेक्षण भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये भारतीय वन सर्वेक्षण की प्राकृतिक संसाधन की नोडल एजेंसी नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा जो ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय होता है उसी के अंतर्गत आता है नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, उसी वो इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट हमारा इसका स्टेटमेंट जो कहता है वो हमारा सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेकेंड है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये गलत है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये महिला और बच्चा मतलब महिलाएं और जो ये बच्चे होते हैं उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता के लिए मतलब वित्तीय सहायता के लिए ये मतलब एक संस्थान है। ठीक है, बोर्ड ये उसके लिए काम करता है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं यहाँ पे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि के तहत भारतीय राज्यों को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उपलब्ध नहीं थे। तो फर्स्ट है आत्मरक्षा का अधिकार, सेकेंड है अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखना और स्वयं के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करना और पड़ोसी राज्यों से विवादों का निपटारा करना। तो ये जो तीनों आपको चारों स्टेटमेंट है, चारों भी उपलब्ध नहीं थे। जो ये हमारी सहायक संधि थी अंग्रेजों की, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में जो ये लॉन्च की थी। ठीक है, ये उसके अंतर्गत ये जो लॉन्च की गई थी उसमें ये चारों ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो डी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 88, इसमें ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो यह एक फर्स्ट है, यह एक शरणार्थी प्रवासन के प्रभावी प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। सेकेंड है, यह अपनी प्रवासन नीति के निर्धारण में प्रत्येक राज्य के संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। थर्ड है, भारत इस समझौते का हस्ताक्षर करता है। तो देखो इसमें ये भारत हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये हमारा भारत इसका देखने को मिलेगा तो इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है,
और जो इसमें ये कहा गया है कि ये सेकेंड में, तो ये भी हमारा सही है। इसमें ये प्रवर्तन नीति के निर्धारण में प्रत्येक राज्य के संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन ये फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये शरणार्थी प्रवासन के लिए नहीं है। ये जैसे रोजगार के अवसर, मतलब आर्थिक अवसर और रोजगार, इन सब बातों के बारे में, प्रबंधन के बारे में बात करता है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया और सेकेंड थर्ड सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला ई उत्थान क्या है। तो ई उत्थान के बारे में बताना है कि कौन, मतलब क्या है ये ई उत्थान। तो फर्स्ट है कि यह ग्रामीण महिलाओं के उत्थान है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक कार्यक्रम है। सेकेंड है कि यह जनजातियों के उत्थान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। सी ऑप्शन है कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए एक विकास कार्य योजना है। और डी है कि यह LGBT समुदाय के मुख्य धारा को समाज से जोड़ने, एकीकृत करने के लिए एक पहल है। तो देखो ये जो ई उत्थान है, ये मतलब ये सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये जो जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए एक पहल है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो उनके जनजातियों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के बारे में बात करता है, इसका उद्देश्य मुख्य है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल में कॉन्टिनेंटल एक्सिस हाइपोथेसिस का सही वर्णन करता है, मतलब कॉन्टिनेंटल एक्सिस हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों के विकासात्मक संकेतों को रेखांकित करता है। सेकेंड है, यह शीत ऋतु के दौरान सोवियत संघ से प्रभावित यूरोप के पश्चिमी प्रभावों से होने वाले मध्य विकासात्मक विभेदों का वर्णन करता है। थर्ड सी ऑप्शन है कि यह देशांतरी रूप से विस्तृत क्षेत्रों की तुलना में बृहद अक्षांशीय रूप में विस्तृत क्षेत्रों के बेहतर विकासात्मक संकेतों का वर्णन करता है। डी है कि यह पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के मध्य विकासात्मक विभेदों का वर्णन करता है। तो इसमें ये बताना है कि ये कौन, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, कि ये जो कॉन्टिनेंटल एक्सिस और हाइपोथेसिस के बारे में जो बात करता है। तो ये देखो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, जो ये देशांतर रूप से विस्तृत क्षेत्रों की तुलना में जो बृहद अक्षांशीय रूप में बृहद क्षेत्रों के बेहतर विकासात्मक संकेतों को सूचित करता है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 91। इसमें कहा गया है कि निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु यानी EPCG योजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो यह शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करता है। सेकेंड है, योजना के तहत लाभ निर्यातकों को उनके निर्यात की भूमिका के संबंधित दायित्वों के अधीन है। तो देखो ये जो इसमें कहा गया है, तो इसका जो ये देखो सेकेंड जो ऑप्शन है, तो ये तो हमारा सही है इसके संबंध में, ठीक है। और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये शून्य शुल्क पूंजी वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करता है। योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात की मात्रा को उपलब्ध, मतलब जो उसके दायित्व को बढ़ाने, मतलब दायित्वों के अधीन है, क्योंकि वो निर्यात को प्रोत्साहित करे, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रजाति उत्तरजीविता आयोग मतलब स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो यह एक IUCN की एक पहल है, जिसमें सभी देशों के संरक्षण विशेषज्ञ शामिल हैं। सेकेंड है, यह लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सरकार की योजनाओं का निरीक्षण करने वाला एक केंद्रीय प्राधिकरण है। तो इसमें देखो ये लुप्तप्राय नहीं, ये जो प्रजातियां जो जीवित हैं और मतलब अस्तित्व में हैं, उनके बारे में बात करता है, ना कि लुप्तप्राय के बारे में। और ये IUCN की पहल है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और विगत 5 वर्षों में भारत के तेल उत्पादक में निरंतर वृद्धि हुई है। तो देखो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि निरंतर वृद्धि नहीं हुई, ये 2014 से जो है ये तेल के उसमें कमी हुई है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कच्चे तेल के उत्पादन में जो है निरंतर कमी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और हमारा जो है जो करेंसी भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदने में बहुत ज़्यादा मतलब खर्च हो जाता है। तो इसलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कम हो रहा है, ना कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला हमारा सही है, इसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें 94 में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के अर्थ में, मतलब अर्थव्यवस्था के अर्थ में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देशी इन्वर्टेड
ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें, तो बताना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह फर्स्ट है कि तैयार वस्तुओं पर आरोपित आयात शुल्क कच्चे माल पर आरोपित आयात शुल्क से कम होता है। बी है आवश्यक वस्तुओं पर आरोपित कर की दर विलासिता की वस्तुओं पर आरोपित कर की दर से अधिक है, ठीक है। सेकेंड है इस एक देश समान वस्तुओं के आयात पर विकासशील देशों पर विकसित देशों की तुलना में उच्च कर आरोपित करता है। और डी ऑप्शन है कि जनसंख्या का एक छोटा सा भाग जनसंख्या के बड़े भाग के कर भार को वहन करता है। तो देखो जो इसमें कहा गया है, तो इसमें ये आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि ये तैयार वस्तुओं पर आरोपित आयात शुल्क कच्चे माल पर आरोपित आयात शुल्क से कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुकूलन जलोदभिद पौधों में पाया जाता है। तो कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, तो फर्स्ट है अविकसित जड़ तंत्र, सेकेंड है मोटी उपत्वचा के साथ मोम परत युक्त पत्तियां, और थर्ड है तने में वायु मार्गों का निर्माण। तो देखो तनों में वायु मार्गों का निर्माण इसमें होता है अनुकूलन, जो जलोदभिद पौधे होते हैं जो जल में होते हैं, ठीक है। और ये अविकसित जड़ तंत्र होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा विकसित जड़ तंत्र नहीं होता है। और ये वाला जो ये सेकेंड गलत है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो मोम युक्त त्वचा और मोटी पत्तियां, ये आपको रेगिस्तानी इलाके में देखने को मिलेंगी जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट हो जाता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला सही है इसका, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर मदुरै पर विजय प्राप्त करने हेतु तो आगे बढ़ा। श्रीलंका पर उसका आक्रमण दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। उसने नौसैनिक पराक्रम में एक मालदीव समूह पर विजय प्राप्त भी सम्मिलित है, ठीक है। तो ये किसके बारे में कहा जाता है, किस राजा ने ऐसा किया था, तो फर्स्ट है कि राजेंद्र प्रथम, सेकेंड है राजा राज प्रथम, और आदित्य प्रथम राजेंद्र द्वितीय। तो जो ये कहा गया है जो इस परिच्छेद के बारे में, तो ये राजा राज प्रथम के बारे में, ये राजेंद्र प्रथम का पुत्र था, इसी के बारे में कहा गया है। इसी ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी और श्रीलंका पर आक्रमण दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों के साथ व्यापार करने के लिए नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित था, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि नहर दी गई है और राज्य दिए गए हैं। तो सरहिंद नहर तो ये मध्य प्रदेश, कलिंगरायण नदर तो ये नहर तो ये तमिलनाडु में है, और मालम पुज्जा तो केरल में है। तो देखो ये मालम पुज्जा नहर आपको केरल में देखने को मिलेगी, और कलिंगरायण जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। लेकिन ये सरहिंदी जो ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये पंजाब में है, ठीक है। तो ये हमारी गलत हो गई, तो सेकेंड और थर्ड सही हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है किसी राज्य में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति को उसी राज्य की निर्वाचन क्षेत्र का एक पंजीकृत निर्वाचक होना चाहिए। सेकेंड है किसी राज्य में राज्य विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति को उसी राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक होना चाहिए। थर्ड है किसी राज्य में राज्य सभा सीट पर चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति को सामान्य रूप से उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। तो देखो जो इसमें कहा गया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि जो ये कहा गया है कि उसी राज्य का तो नहीं, ये किसी भी संसदीय क्षेत्र का, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का हो वो राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और ये इसमें भी गलत है, क्योंकि ये भी भारत की किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, तो चुनाव लड़ सकता है लोकसभा पर सीट पर। लेकिन जो राज्य विधानसभा की सीट पर अगर चुनाव लड़ना है तो आपको उसी राज्य का उसी राज्य की निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, और गलत ही पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो हमारा वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मीठी नदी के तट पर अवस्थित एक स्थान कटकारी, महादेव कोली, मल्लार कोली और बारली सहित विभिन्न जनजाति समुदायों का निवास स्थल है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित इस स्थान को सामान्यतः मुंबई के अंतिम हरित फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। यह हाल ही में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई के लिए प्रतिरोध प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में था। तो ये बताना है किस स्थान के बारे में कहा गया है। तो लवासा हिल सिटी और साबरमती घाटी, मंगार बनी और RN1। तो ये डी ऑप्शन सही है। जो RN1 है ये आपको मुंबई के जो संजय
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निकट ये देखने को मिलेंगे, उन्हीं के वनों के कटाई के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के उभरते हुए क्षेत्रों में मूल अनुसंधान में सहायता है तो स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के मध्य समन्वय स्थापित करना है। तो देखो जो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट जो इसमें कहे गए हैं ये दोनों सही हैं, क्योंकि जो ये आपको बनाया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ठीक है, तो वो इसीलिए बनाया गया था और इसी के अंतर्गत इसका किया गया था कि मतलब अनुसंधान और विकास प्रयोगाओं शालाओं और उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके। ठीक है, और उसके क्षेत्रों में उभरते विज्ञान और इंजीनियरिंग में उभरते हुए मूल अनुसंधान में सहायता है तो स्थापित एक सांविधिक निकाय भी है और इसे 2008 में सांविधिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि कब इसको ऐसा दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, तो ये हमारा 34 कंप्लीट हो गया है। और अगर इसकी आप लोग PDF ले लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी आपको, और आप इजीली उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए और एक दो बार उसको रिवाइज भी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में कंफर्टेबल फील कर पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही एग्ज़ाम हॉल में आप लोग ईजिली महसूस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास अगर कोई पढ़ाई वाला फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सीरियसली। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो बहुत जल्द आ ही गया है, तो आप लोग जो है ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए और आप मेंस के लिए प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग करते रहिए और आप लोग हमेशा जो है पॉजिटिव फील करेंगे अगर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।